वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पुरस्कार दिया जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, जल्दी से आंसर दें। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए आपके ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। कांस्य पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका प्रारंभ 1939 में हुआ था। इसे सम्मानजनक फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा होता है या छोटा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 21। ठीक है, गुणसूत्र 21। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि मानव गुणसूत्र में सबसे छोटा गुणसूत्र 21 होता है। गुणसूत्र साधारण डिप्लोटीन डायाकिनेसिस गुणसूत्रों के समान दो युग्मित सूत्रों के बने होते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से गेस करें। तो देखिए ये जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी और इसमें जो कुल सदस्य देश हैं वो 187 है। ठीक है, इसमें जो कुल सदस्य देश शामिल हैं वो 187 सदस्य देश शामिल हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोशी एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र निम्न में स्थित है। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत भर में फैली CSIR की विविध प्रयोगशालाओं में से एक है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। UPNHM स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। UPNHM स्टाफ नर्स 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ये चमेरा जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। जो चमेरा बांध है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। चमेरा पावर स्टेशन रावी नदी की विद्युत क्षमता का दोहन करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? किस बंदरगाह को
अरब सागर के रानी के रूप में जाना जाता है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, ये केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये केरल में स्थित है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। यह केरल राज्य में स्थित है। भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की थी? तो देखिए डब्ल्यूसी रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्सप्लेन देख लें। एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रोंटगन ने 1895 में की थी और यह जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और कब की थी? तो 1938 में की थी। इसे कांग्रेस का मुख्य पत्र माना जाता है। खराब आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये तो वैसे ओल्ड क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लें एक बार। इनमें से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए विकास खन्ना को सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि कोरोना संकट काल में लाखों लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता करने वाले सेलिब्रिटी विकास खन्ना को वर्ष 2020 के एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें जल्दी से। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पुरस्कार पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। जो पुरस्कार पुरस्कार है आपका, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जो पुरस्कार पुरस्कार फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है आपकी स्क्रीन पर। वैसे तो ये भी करंट का क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो ये 2020 का क्वेश्चन है, बट बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए ये क्रिकेट से संबंधित है। चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी थे। तो आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो क्रिकेट जगत से संबंधित सलामी बल्लेबाज थे। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी थे। ठीक है, ये इसी वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिनका कोरोना काल में जिनकी जो मृत्यु हुई थी, जिस कैबिनेट मंत्री की कोरोना काल में मृत्यु हुई थी, वो किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना काल में या कोरोना संक्रमण से जिस कैबिनेट मंत्री की मृत्यु हुई थी, वो किस राज्य से थे। या फिर पूछा जा सकता है कि चेतन चौहान जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, वो किस बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की थी? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। किस संस्थान ने पहली बार या पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की है? देखिए IISc बेंगलुरु ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। IISc बेंगलुरु ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित किया है। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने इसका उद्घाटन किया था।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स में, ठीक है, बट जिसने पढ़ा होगा आंसर वही दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग करंट से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, करंट वगैरह पे आप फोकस नहीं करते हैं, ना रीजनिंग पढ़ते हैं, ना जीके पढ़ते हैं, केवल आप एग्ज़ाम पीरियड पे ध्यान देते हैं। अगर शुरुआत से ही ध्यान दे दें तो कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत से ध्यान दें किसी परीक्षा में या किसी भी टॉपिक पे जो आपका कमज़ोर है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऑपरेशन सेतु समुद्र भारत में ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। कि यहाँ पे भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षण और भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, भ्रूण के रक्त का नमूना, देखिए ये तो तीनों संबंधित है, बट ये ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये संकुचन, ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका नहीं शामिल है। इसे छोड़कर बाकी सभी तीनों शामिल हैं इसमें। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। मानव में 3 मास की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को गर्भ की संज्ञा दी जाती है। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षण, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, भ्रूण का रक्त का नमूना आदि शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ये गंभीर एक्लेम्सिया में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। कहा जा रहा है कि प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? तो यहाँ पे गंभीर सीवियर जो एक्लेम्सिया है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को गंभीर एक्लेम्सिया की स्थिति में कंट्राइंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 17 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। माता द्वारा महसूस की जाने भ्रूण की हलचल को क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्विकनिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, ये देख लिए, एक्सप्लेन देख लें। यहाँ पे माता द्वारा महसूस की जाने भ्रूण की हलचल को क्विकनिंग कहा जाता है। गर्भ में बच्चे का हिलना शिशु के बढ़ने के साथ साथ उसकी गतिविधि का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। भ्रूण क्षिप्र हृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। भ्रूण क्षिप्र हृदयता में मात्र या फिर भ्रूण एनीमिया, मात्र या भ्रूण संक्रमण, भ्रूण कंप्रोमाइज आदि कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है आपकी स्क्रीन पर। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रविष्ट की जाती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रविष्ट की जाती है? तो देखिए ये HIV पॉजिटिव महिला में प्रविष्ट की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। महिलाओं के HIV पॉजिटिव होने की स्थिति में, महिलाओं के HIV पॉजिटिव होने की स्थिति में भ्रूण के रक्त का नमूना प्रविष्ट किया जाता है। HIV वायरस जो कि एड्स का कारण बनता है, वह भ्रूण को संक्रमित करके 66% जोखिम
के साथ गर्भाशय में संचरित होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसे बैरियर विधि कहा जाएगा, ठीक है, इसे बैरियर विधि कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लेते हैं। डायफ्राम गर्भ निरोधक बाधा विधि के रूप में कार्य करती है। जो डायफ्राम है वो गर्भ निरोधक बाधा विधि के रूप में कार्य करती है। अन्य गर्भ निरोधक में गर्भ निरोधक इंजेक्शन, कॉपर टी, जन्म नियंत्रण गोलियां, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें आप। तो देखिए इसे एंटीपार्टम हेमोरेज कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, एंटीपार्टम हेमोरेज कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमोरेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका गेस करें। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, इसको छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम आवरण, ठीक है, ये सभी शामिल हैं। बट आपका योनि रक्तस्राव का तेज बहाव ये नहीं शामिल है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि प्रसव पीड़ा के पहले चरण के नैदानिक विशेषताओं में गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्रैकिंग निम्न में होता है। बताएं क्या है इसका राइट आंसर गेस करें। क्रैकिंग निम्न में होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्या है क्रैकिंग। तो देखिए ये प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। क्रैकिंग जो है वो प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। जब बच्चे का सिर योनि द्वार में दिखाई देने लगता है, जब बच्चे का जो सिर है वो योनि द्वार में दिखाई देने लगता है तब उसे क्रैकिंग कहा जाता है। यह प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है, ठीक है। प्रसव जो पीड़ा होती है उसका दूसरा चरण क्रैकिंग कहलाता है, ठीक है। इसे क्रैकिंग तब कहा जाता है जब बच्चे का जो सिर है वो योनि के द्वार में दिखाई देने लगता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे क्या कहा जाता है। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे क्या कहा जाता है, गेस करें। तो देखिए उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। संक्रामक रोगों का निवारण करने की शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जो संक्रामक शरीर होते हैं उनका निवारण करने की जो शरीर की जो शक्ति होती है उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की विकसित प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बाहरी कार्यक्रम के लिए छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है। बाहरी कार्यक्रम के लिए छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए इसे वैक्सीन कैरियर कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, वैक्सीन कैरियर कहा जाएगा। एक्सप्लेन देख लें। बाहरी कार्यक्रम के लिए छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को वैक्सीन कैरियर कहा जाता है। अब यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन देख लें। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए इसमें जीरोप्थेल्मिया कहा जाएगा इसे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारणों को जीरोप्थेल्मिया कहा जाएगा। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। बट ये 1 से जो 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें पोषण संबंधी अंधापन होता है। ठीक है, ये जो पोषण से संबंधी अंधापन है इसे जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। अब यहाँ पे आप 27 नंबर क्वेश्चन देख लें। जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों की अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक विषाक्तता को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता साल्मोनेला विषाक्तता, स्टेफिलोकोकस विषाक्तता, बोटुलिज्म आदि हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 28 है आपकी स्क्रीन पर। वेरिसेला वैक्सीन है। अब ये जो वेरिसेला वैक्सीन कैसी वैक्सीन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। जो वेरिसेला जो वैक्सीन है ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। वेरिसेला वैक्सीन जीवित तनुकृत टीका है। इसे चिकन पॉक्स वैक्सीन भी कहा जाता है। वेरिसेला वैक्सीन को चिकन पॉक्स वैक्सीन भी कहा जाता है। ये चिकन पॉक्स से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है आपके स्क्रीन पर है। खसरे के टीके का प्रशासनिक मार्ग कौन सा है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। खसरे के टीके का जो प्रशासन मार्ग है वो कौन सा है? देखिए अवत्वची होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, जिसे सबकुटेनियस कहा जाएगा। ठीक है, इसे सबकुटेनियस कहा जाता है, सबकुटेनियस। ठीक है, यहाँ पे सबकुटेनियस होगा, अवत्वची। ठीक है, खसरे के टीके का जो प्रशासन मार्ग है वो सबकुटेनियस है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। खसरा एक संक्रामक रोग है जो पैरामिक्सो वायरस परिवार के एक वायरस के कारण होता है। यह सीधे संपर्क के जरिए या फिर हवा के द्वारा फैलता है। खसरे के टीके का जो प्रशासन मार्ग है वो सबकुटेनियस होता है, अर्थात अवत्वची होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए मम्स की उष्मायन अवधि पूछी जा रही है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मम्स की उष्मायन अवधि क्या होगी, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 2 से 4 सप्ताह। मम्स की उष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा रहा है। जो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो देखिए ये 2 से 4 सप्ताह है, अर्थात 14 से 28 दिन। ठीक है, कहीं कहीं 14 से 28 दिन नहीं लिखा होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 से 4 सप्ताह, मतलब 14 से 28 दिन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मम्स की उष्मायन जो अवधि इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 सप्ताह होते हैं, अर्थात 14 से 28 दिन के बीच होता है। मम्स एक वायरस जनित रोग है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अब किस वायरस के कारण होता है? तो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अब यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख लें। 31 नंबर क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा कौन सी है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा कौन सी है? तो देखिए ये ओसेल्टामिविर होगा, ओसेल्टामिविर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी बीमारी होती है। जो आपकी इन्फ्लुएंजा है ये श्वास संबंधी बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होती है और यह हवा द्वारा खांसने और छींकने के जरिए भी फैलती है। इसके उपचार में प्रयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय की एक को छोड़कर।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, पोलियो। ठीक है, छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं। तो देखिए ये जो हैं वो टीके से रोकने योग्य हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बाकी ये आपका जो पोलिया है, जो पोलियो है, सॉरी यहाँ पे जो पोलियो आपका दिया हुआ है, ये इसे आप टीके के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, क्योंकि इसके छोड़कर बाकी सभी टीके से रोकने के योग्य हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया होगा, मेनिंगोकोकल, ये छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं और इन्हें टीके से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो रक्त जनित रोग है वो हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका, सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा, हेपेटाइटिस सी रक्त जनित रोग है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हेपेटाइटिस सी रक्त से फैलने वाला रोग है। यह लीवर को क्षति पहुँचाता है जो भविष्य में लीवर फेलियर या फिर कैंसर की वजह बन सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो रक्त में फैलने वाला रोग, रक्त से फैलने वाला रोग है। यह लीवर को डैमेज करता है, क्षति पहुंचाता है, जो भविष्य में लीवर फेल्यूर या फिर कैंसर की वजह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। दस्त से ग्रस्त बच्चों में ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे निर्जलीकरण को रोकना, डिहाइड्रेशन को रोकना और मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट कमी को ठीक करना। ये देखिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। दस्त से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य निर्जलीकरण को रोकना है, मृत्यु दर को कम करना, पानी की कमी को ठीक करना इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त हो जाता है। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु अर्थात वायरस के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा या फिर दस्त हो जाता है। ठीक है, हैजा अर्थात दस्त हो जाता है। विब्रियो कॉलेरी द्वारा उत्पन्न विष है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इंट्रोटॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है। ठीक है, हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के इंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। हैजा को एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। जो हैजा है इसे एशियाई महामारी के रूप में भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है आपकी स्क्रीन पर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते, जो मेसोडर्मल ये कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए इसे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सार्कोमस। ठीक है, सार्कोमस कहा जाएगा, ये सार्कोमस से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है, तो उसे सार्कोमस कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करते हैं। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में सार्कोमस संयोजी ऊतक का गठन होता है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था 36 नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसे एक बार फिर से देख लें कि मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में सार्कोमस संयोजी ऊतक का गठन होता है।